हमारा क्या है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है। ठीक है, समझ में आ रही बात। स्पोर्ट्स न्यूज़ के बाद हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगला कौन सा आता है, नेशनल न्यूज़ हम ऑलरेडी देख चुके थे। स्पोर्ट्स न्यूज़ के बाद एक और आता है ऑर्बिटरीज, जिसमें हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट डेथ, मतलब किसी का अगर उस महीने में डेथ हो गया जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो भी हमारा आ जाता है। ठीक है, और कुछ अदर्स न्यूज़ भी होते हैं, मिसलेनियस में हम कवर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें सब लोग, यस और नो बोलिए। हाँ जी, स्टार्ट करें। तो अप्रैल मंथ का हम 2021 का कोशिश करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने का। मैं समराइज करते जाऊंगा, समरी बताते जाऊंगा हेडलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आप लोग डिटेल स्टडी पीडीएफ ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ। पीडीएफ कहाँ भेजा है मैंने, डेली करंट अफेयर्स बाय रवि रंजन सर, टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेशनल न्यूज़ में हम देख रहे हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल का नेशनल न्यूज़ की बात कर रहे हैं हम लोग कि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का क्रेडिट का जो स्कीम का हमने क्या लिया था, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हर बार एक स्कीम लॉन्च करती है। क्या करती है, स्कीम लॉन्च करती है, जिसमें क्या होगा, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कितने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 3 लाख करोड़ की हमें रिक्वायरमेंट थी, जिसको हमें एक्सटेंड कर दिए, कब, 30 जून तक कर दिए। डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। गवर्नमेंट अनाउंसेस 14,500 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन इन 4 पीएसबीज। 4 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक में सरकार ने यह डिसाइड किया है कि 14,500 करोड़ रुपए पैसा डालेगी। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14,500 करोड़ रुपया कौन कौन से बैंक में डालेगी, तो कौन कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। आवाज़ आ रही है सबको, यस और नो। हाँ भाई, यस सर। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। आपको पता है कि ऑलरेडी मोदी जी ने 1,75,000 करोड़ रुपया का एक फंड लिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और बाद में उन्होंने बोला कि जिस तरीके से रिक्वायरमेंट आएगी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14,500 करोड़ रुपये का 4 स्टेट ओन्ड बैंक्स जो हैं, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक को क्या कराएगी, प्रोवाइड कराएगी। डिटेल चीज़ यहाँ आगे पढ़िएगा आप लोग, टाइम कम है हमारे पास। अगला पॉइंट आता है हमारा क्या, स्टेट न्यूज़। स्टेट न्यूज़ में अगर हम बात करेंगे, आपको पता है पहले इंडिया एक प्रोविंसेस में होता था जब हम आज़ाद नहीं थे, तो बाद में अलग अलग स्टेट का क्या हुआ, फाउंडेशन हुआ। जैसे अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना, यस और नो। तो जिस दिन वो हुआ, समझ में आ रहा है, लीगली जिस दिन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन डे बोलते हैं। वैसे ही आपको पता है कि पहले महाराष्ट्र था, हाँ जी, यस और नो, महाराष्ट्र और गोवा साथ में था, सॉरी गुजरात, आपको मालूम है महाराष्ट्र और गुजरात एक प्रोविंस के अंदर आता था, और इसका नाम था क्या, बॉम्बे प्रोविंस। क्या बोला जाता था इसको, ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या बोला जाता था इसको, बॉम्बे प्रोविंस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ हमारा, तो ये अलग अलग बट गया, महाराष्ट्र और गुजरात। इसीलिए आपको मालूम भी होगा कि महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे और गुजरात का फाउंडेशन डे क्या है, सेम है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है कि नहीं। तो अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा डे 1 अप्रैल को मनाया गया, उत्कल दिवस के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, उड़ीसा डे कब मनाते हैं हम लोग, 1 अप्रैल को मनाते हैं, उत्कल दिवस बोलते हैं। डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के बारे में। आगे बात करते हैं बैंकिंग न्यूज़ की। अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट किया है जापान बैंक के साथ। ठीक है, कितना बिलियन डॉलर, ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान के साथ कितना अमाउंट लोन एग्रीमेंट किया है, तो कौन कितना किया है बताइए जरा। लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड $1 बिलियन फ्रॉम जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, JBIC। जब JBIC का फुल फॉर्म क्या है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन टू एक्सटेंड लोन्स टू द सप्लाई चेन ऑफ द जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आपको पता है जापान के बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं इंडिया में, यस और नो, हाँ जी, मालूम है आपको। तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना लोन अमाउंट का रेस किया है जापान बैंक से, तो $1 बिलियन। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है बताओ। ठीक है, तो दोनों को मिला करके लोन फैसिलिटी क्या होगा, ये $1 बिलियन डालेगा और ये $1 बिलियन डालेगा, दोनों मिला करके कितना अमाउंट हो जाएगा, $2 बिलियन। लेकिन SBI ने कितना किया है लोन एग्रीमेंट JBIC के साथ, $1 बिलियन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दिनेश कुमार खारा जी कौन है,
चेयरमैन है, सीधा सीधा पूछेगा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप ध्यान रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश कुमार खवारा। और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एसबीआई फाउंड कब हुआ था, यानी इस्टेब्लिश कब हुआ था, कौन से ईयर में, 1 जुलाई 1955 में हुआ था। समझ में आई सबको बात, ये और नो, बोलो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, बैंकिंग न्यूज़ की, यस और नो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया डेडलाइन फॉर प्रोसेसिंग ऑटो डेबिट पेमेंट्स बाय 6 मंथ्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेडलाइन बढ़ा दिया है। पहले ऑटो डेबिट से पेमेंट होता था, जैसे आप लोग ईएमआई पे करते हो ना, ईएमआई पे करते हो, हाँ जी, तो ऑटो डेबिट होता है। तो ऑटो डेबिट पेमेंट का जो मेथड है, ठीक है, उसको 6 मंथ्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं, ठीक है, तो उसका जो पूरा प्रोसेसिंग होता था, जिसको हम बढ़ा दिए 6 महीने से, मतलब बाय 6 मंथ्स टू सितंबर 30, 2021। आपको पता होना चाहिए कुछ पेमेंट हो जाती है, इसका क्लियरेंस बाद में होता है, मालूम है आपको, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए इसको बढ़ा कितना दिया गया है, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जिसको हम प्रीपेड पेमेंट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में आया था, पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रीपेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आपको भी मालूम है कि हम लोग पेमेंट यूपीआई से करते हैं, यस और नो, अरे बोलो, करते हैं ना, करते हैं, यस और नो। तो यूपीआई गूगल पे, अरे समझ रहे हो ना, गूगल पे फ़ोन पे से करते हैं ना पेमेंट, यस और नो। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है सबको, यस सर, ठीक यस है ना। सर, यस सर। तो वही चीज़ कहा जाता है, आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि कुछ जो मर्चेंट होते हैं, वो लोग पेमेंट तो हम लोग कस्टमर को कर देते हैं, बट पेमेंट उनका क्या आता है, लेट आता है, ठीक है। बोलते हैं साहब आप कैश ही दे दो ना। कुछ मामले में तो क्या डायरेक्ट तुरंत आ जाता है, बट कुछ में क्या होता है, क्लियरेंस थोड़ा लेट होता है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अलग से क्या कर दिया गया है कि टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है, कितना, 6 महीने के लिए। आगे बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 25th गवर्नर कौन है। अभी आपसे पूछा जाएगा कि शक्तिकांत दास हैं, तो ये आपको मालूम होगा, शक्तिकांत दास आरबीआई के 25th गवर्नर। इससे पहले कौन थे, उर्जित पटेल थे 24th नंबर के, और 24th नंबर के कौन थे, उर्जित पटेल थे, और 23rd नंबर के कौन थे, रघुराम राजन। चलिए, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 में इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो इसका हेड ऑफिस जो है ना कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। टाइम पे आ जाया करो ना। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक टू सेल यूके आर्म टू टेक प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपको मालूम है एक्सिस बैंक एक क्या है, प्राइवेट बैंक है, यस और नो, बोलिए, बोलो, क्लियर है, हाँ जी, यस यस सर। सर, यस तो सर। अब देखो, प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक ने क्या डिसाइड किया है कि शेयर परचेज एग्रीमेंट करेंगे, यानी कुछ शेयर्स वो बेचने वाली बात कर रहे हैं, फॉर सेल ऑफ 100% स्टेक इन इट्स सब्सिडियरी, ठीक है, एक्सिस एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड टू ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड। ठीक है, तो उन्होंने किसके साथ बात किया है, शेयर्स ट्रांसफ़र करने के बाद, किसको, ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड। ये एग्रीमेंट 31 मार्च 2021 को ही बात हो चुकी थी, इसीलिए उसके 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को ये बातें क्या हो गई, ऑन पेपर हो गया, और अप्रूवल भी मिल गया था। यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर, जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी है, उसने इसको ऑथराइजेशन दे दिया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सब डिटेल है, थोड़ा आप प्रीमियम देख लीजिएगा कितना है, कितना है भाई, 550000 कितना हो गया, 55 लाख डॉलर है ना, 55 लाख डॉलर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब डिटेल में आप देख लीजिएगा। एक्सिस बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1994 में, हेड क्वार्टर मुंबई में है, आपको मालूम होगा। टैगलाइन है दिल से ओपन, आप लोग देखते होंगे बैंक जाते हो तो लिखा रहता है दिल से ओपन। और एमडी और सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी कौन है, कौन है, एक्सिस बैंक के, कोई रेलवेज वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो आपसे सीधा सीधा यही पूछ लेगा कि बताओ तो भाई इसका एमडी और सीईओ कौन है, वो भी बच्चों को याद नहीं होता। लेकिन बैंकिंग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एफबीएस या क्लरिकल का जब मेंस एग्जाम आप दोगे तो आपसे थोड़ा डिटेल में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें हो सकता है तुमसे प्रीमियम पूछ लें, कितना प्रीमियम की बात हुई है।
ठीक है। आपसे ये पूछ सकते हैं अप्रूवल जो हुआ तो सब्जेक्ट क्या है, तो आपका चेंज इन, इसका डिटेल में पूछ सकते हैं। लेकिन कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं, रेलवेज़ हो गया है ना, सीजीएल हो गया, सिंपल सिंपल एग्ज़ाम जो एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी में ये डिटेल में पूछा जाएगा। ठीक है। और अगर छोटे छोटे एग्ज़ाम्स है, वन डे एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें सिंपल सिंपल पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, टैगलाइन क्या है, और एमडी और सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर, यस और नो? क्लियर है सबको? हाँ जी। सर। आगे की बात करते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट पेक्स मार्केट बोरोइंग एट ₹7.24 लाख करोड़ इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी 2022, यानी अब हम लोग को मालूम है हम लगभग ऑलमोस्ट लगभग हमारा वन क्वार्टर ऑफ मंथ इज़ लेफ्ट आउट, मतलब 4 महीना हमारा बीत चुका है, तो 5वें महीने में हम एंटर हो चुके हैं। तो फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट हाफ क्या होगा, लगभग 6 महीने से पहले की बात करेंगे हम लोग। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन जब 2022 का फर्स्ट क्वार्टर आ जाएगा, यानी फर्स्ट हाफ आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं जनवरी से लेके जून तक की बात कर रहे हैं, तो कितने पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगी, मतलब कर्ज लेने की बात हो रही है, बोरो करने की बात कर रहे हैं, कितना, 7,07.24 लाख ठीक है। ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो जब नुकसान होता है तो आपको मालूम है हम लोग सरकार के पास जाते हैं कि हमें मदद किया जाए, तो सरकार कहाँ से पैसा लाएगी, तो उनको तो कर्ज लेना पड़ेगा, है कि नहीं? बोलो यस और नो, है ना? तो यही बात कर रहे हैं कि सब चीज़ों को ठीक करने के लिए फिस्कल ईयर का जब हम बजट पेश करेंगे ना 2021-22 का, मेरी बात समझ रहे हो, हालांकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो बोरिंग ऑलरेडी 60.06% हो चुका है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि अगर थर्ड वेव और फोर्थ वेव आया, समझ रहे हो ना, कोरोना वायरस का, समझ रहे हो मेरी बात सब लोग, अगर आया तो हमारे लिए सिचुएशन को संभाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए कि लगभग हमें इतने पैसे की ज़रूरत और पड़ने वाली है, 7.24 लाख करोड़। आई होप सब लोग को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का जीडीपी का प्रोजेक्शन लगाया है 10.1% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन कितना लगा है, 10.1% हम ग्रोथ करेंगे, जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ जितना भी है उससे हम हमारा 2022 में हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को हम ठीक कर पाएँ, क्योंकि हम ऑलरेडी वैक्सीन बना चुके हैं, तो हमारा सिचुएशन इतना टफ नहीं होगा, तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, तो हमारा ग्रोथ रेट 10.1%। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपके पास ऑप्शन ऐसे रहेंगे, 10.1%, 9.8%, 11.3%, 12.5%। तो आप क्या लगाएंगे? 10.1%। ठीक है, क्लियर है ना? इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो आप अभी तक जो बात हो रही थी, वर्ल्ड बैंक पहले कितना बोल रहा था, 4.7%। ठीक है, लेकिन बाद में वर्ल्ड बैंक बोलता है कि नहीं भाई, इंडिया वाले ग्रोथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोशिश मेहनती लोग हैं, हाँ, चाहे मेडिकल से हो, लड़ रहे हैं अच्छे से, तो कहीं ना कहीं 4.7% से 10.1% की बात हो गई। थोड़ा डिटेल में आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? बताने की ज़रूरत नहीं है ना, कर लोगे ना, ये सो नो, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करानी है आपको। मेरी बात समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल आएगा आप सबको। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है और यूनाइटेड स्टेट्स में। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन एग्जाम में पूछा गया था जुलाई 1994। जुलाई 1994 में क्या हुआ था? वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। यानी एक बात आप सोच सकते हो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, से 3 साल पहले ही वर्ल्ड बैंक का क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यस और नो? हाँ जी, क्लियर है मेरी आवाज़? यस और नो बोलो। यस सर। ठीक यस है। सर। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो डेविड मालपास। बार बार ये चीज़ें मतलब आपसे एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, एकदम इतनी बार पूछे कि जिसका कोई हद नहीं है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कुछ एग्रीमेंट न्यूज़ जिसमें हमारा स्टेट न्यूज़ भी कवर हो सकता है। ठीक है। आयुष मिनिस्ट्री, मालूम होगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, तो जो हमारा कह सकते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इतना लेट कैसे आते हैं ये लोग? हम्म, हम्म।
ठीक है। तो आयुष मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन करेगा किसके साथ? विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ऑर्गेनाइजेज आयुर्वेद पर्व। आयुर्वेद का एक पर्व, पर्व मतलब फेस्टिवल कह सकते हो आप। आयुर्वेद का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये टाइम पे आ जाया करो भाई। आयुर्वेद का एक पर्व, आयुर्वेद पर्व के नाम से आयुष मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि क्या ऑर्गेनाइज करने का? आयुर्वेद पर्व। लेकिन किसके साथ कोलैबोरेशन करके? विनोबा सेवा प्रतिष्ठान, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के साथ मिल करके आयुर्वेद पर्व का क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा बोलो? इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसमें ये चीज़ें बताई जाएगी कि जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं, है ना, एक तो बड़ी डिजीजेस हो गया जैसे कैंसर हो गया, किडनी का रिलेटेड इशू हो गया, लेकिन कुछ छोटे छोटे डिजीजेस भी होते हैं। जैसे आप कहने के लिए बोल सकते हो कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है जी, है ना, घुटने में दर्द हो रहा है, क्या ये बड़ा बीमारी है? बोलो, कोई बड़ी बीमारी है? बताइए ज़रा। हम्म? अरे बोलो भाई, पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हैं जी, ये कोई बड़ी बीमारी है? बताओ ज़रा। हाँ, नहीं नहीं है। मतलब डे टू डे में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आते हैं, तो उसके लिए मिल करके आयुर्वेद क्या इस चीज़ में हमारा मदद कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिल करके ये तय किया है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा रिसर्च पेपर्स है, क्या क्या डिस्कशन हुआ था। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीपद येसो नायक, ठीक है, यानी सीधा सीधा बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर आयुष मिनिस्टर कौन है? हु इज़ द आयुष मिनिस्टर? टेल मी। श्रीपद येसो नायक। समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत नहीं है। श्रीपद येसो नायक, ठीक है, श्रीपद येसो नायक। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। देखिए, लुइस हैमिल्टन ने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेन का जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था वो भी उसने जीत लिया। लुइस हैमिल्टन ने बहरेन का ग्रैंड प्रिक्स तो जीत ही लिया है, और किसका जीत गया? स्पेन का भी जीत गया। बात समझ रहे हैं आप लोग? यस और नो बोलिए। ठीक है, तो अगर आपको आंसर आता है एग्ज़ाम में तो ठीक बात है, अगर नहीं भी आता तो आप ये समझ लीजिएगा कि 90% केसेस में फार्मूला 1 का जो रेस होता है उसका विनर कौन होता है? कौन होता है भाई? बोलिए। लेविस लेविस हैमिल्टन होता है। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि लेविस हैमिल्टन कौन सा गाड़ी चलाता है? भाई फरारी चलाता है या फिर मर्सिडीज चलाता है? मर्सिडीज मर्सिडीज चलाता है। ये मर्सिडीज तो सीधा सीधा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बोल देंगे, बट कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है कि लेविस हैमिल्टन चलाता क्या। तो मर्सिडीज गाड़ी है जो उसके फार्मूला रेस गाड़ी को डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो बहरेन का भी उसने जीत लिया है। और मैं आपको बता दूं कि स्पेन का भी उसने ही जीता है, और कनाडा का भी जो हुआ था, हाँ, कनाडा का भी जीतने वाला विनर कौन था? लेविस हैमिल्टन। और स्पेन का भी जीतने वाला फार्मूला 1 रेस कौन था? हाँ भाई, कौन था? जरा बताओ, जल्दी से बताओ। लुइस हैमिल्टन। ठीक है ना, तो लेविस हैमिल्टन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर ले, ये सब आप पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेजर चीज़ें तो आनी ही चाहिए, कम से कम ये डिटेल में करना है, उसमें कोई ख़राबी तो है ही नहीं, लेकिन मेजर चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो तो आपको करना ही है, इसमें कोई कंजूसी चलेगी ही नहीं, एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, पैन कार्ड लिंकिंग डेडलाइन एक्सटेंडेड टू 30 जून। आपको मालूम था कि जितने भी बैंक हैं उसमें केवाईसी होने लग गया था, यस और नो? केवाईसी में हर इंसान का पैन कार्ड या और आधार कार्ड क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो उसका अकाउंट क्या हो जाता है? सीज हो जाता है, तो कहा जाता है इलीगल। आपको मालूम है ना, बहुत सारे लोग फ्रॉड लोग होते हैं। फ्रॉड लोग कौन होते हैं? जो कॉलिंग करते हैं कि सर मुबारक हो, आपको 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लग गया है, बोलते हैं ना, यस और नो? तो आप एक काम करो, 5,000 रुपये दे दो और रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो आपको 1 करोड़ रुपये आपके अकाउंट में आ जाए। बाद में आप फ़ोन करते हो तो स्विच ऑफ आ जाता है। लेकिन मुझे बताओ, अगर आप 5,000 रुपये पैसा देते हो तो किसी के बैंक अकाउंट में ही भेजते हो ना? बोलो, यस और नो? पहले क्लियर करो, यस और नो?
अगर यस यस सर। सर। अगर तुम फ्रॉड में फंस गए, मेरी मौसी जी हैं फंस गई थी वो, 4,500 मुझे बोल, इतनी खुश हो गई थी मौसा जी, सबको खुश करके रख दी थी, इतनी खुशी, मिठाई उठाई पूड़ी भाजी सब बनाना शुरू कर दी थी वो हैं। और उससे सब 4,500 रुपये निकलवा भी लिया। और वो फ़ोन करने के बाद मतलब सब चीज़ें प्रोसेस कर दिया उन्होंने, जैसे ऐसा कहा गया, तो ओटीपी मांगा, दे दिया, पैन कार्ड, आधार, वो क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड होता है ना, उसके पीछे जो मांगा सब दे दिया। उनके अकाउंट से 4,500 कट भी गया, इतना खुश हो गई। और फिर उसके बाद मुझे मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसी सी बात हो गई है। तो बात ये हुआ कि पैसा क्या हो गया, उनका कट गया, और बाद में वो जब फ़ोन कर रही थी तो क्या हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ, है ना। तो यानी एक मतलब मामला ये हो गया कि 4,500 रुपये तो उनका डूब गया, इसमें तो मुझे समझ में आ ही गया, ये तो मुझे पहले से भी पता था। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ, जो भी बैंक अकाउंट होल्डर है उसने फ्रॉड पैसा मंगाया कि नहीं, बताओ। टेक्निकली उसने फ्रॉड तो मंगाया, यस और नो। यस सर। इसका मतलब ये है कि जिसने भी, किसी न किसी का बैंक अकाउंट तो होगा ना, फ्रॉड ये तो इंसान होता है, तो उसने भी तो मंगाया होगा। लेकिन इसका मतलब ये है, जिस जो भी इंसान फ्रॉड होगा तो उसका अगर केवाईसी नहीं है, केवाईसी मतलब पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर उस फ्रॉड का नहीं है तो हम नहीं पकड़ सकते उसको, पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती। हम्म, समझ रहे हो, यस और नो। और अगर फ्रॉड है और केवाईसी उसका सबमिटेड है तो वो पकड़ा जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई, यस और नो। तो ये इंटरव्यू में पूछा गया था, इंटरव्यू में एसबीआई पीओ का स्टूडेंट जो था उसको बताया था मैंने, हैं, तो कि सर, जब वो मेरा डिटेल बैच चल रहा था तो वो अलग था उतना तो, ठीक है, कि केवाईसी करना क्यों ज़रूरी है, वाई केवाईसी करना क्यों ज़रूरी है, बताओ ज़रा। नो योर कस्टमर, कस्टमर की डिटेल्स क्यों, के क्यों लिए, नहीं, ऑथेंटिकेशन के हम लिए, वही कर रहा हूँ, आधार कार्ड जाने ही पैन कि कार्ड उसका क्यों, बैकग्राउंड कैसे है। आधार कार्ड पैन कार्ड क्यों। सो मैंडेटरी है ना सर। आधार कार्ड और पैन और कार्ड में उससे हमारी आप पूरी पूरा डिटेल लिंक्ड रहती है अप होता है, सर। आपके मोबाइल नंबर, आपका बायोमेट्रिक्स होता है, हम्म, रेटिनल स्कैन होता है उसमें। आधार कार्ड में सब चीज़ें होती हैं ना, फिंगरप्रिंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर कल दिन वो पकड़ा गया, ठीक है, तो पूरी तरह से वो, है ना। अब देखो ये बात तो समझ में आ गया, तो डिटेल में अपन ज़्यादा बात करेंगे नहीं, बाकी आप समझदार हो, है ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पैन कार्ड और एक आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि कोई अगर इंसान फ्रॉड है तो बाद में अगर उसका डेथ हो जाता है तो डिटेक्ट भी ये किया जा सके कि अगर वो कहीं भी जाता है तो वो चीज़ें पकड़ी जा सकती है उस इंसान को, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि कोई भी इंसान इलीगल तरीके से दो पैन कार्ड ना चलाए, ये भी ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दो पैन कार्ड रख लेते हैं, तो ये गलत बात है, ये इलीगल है, दो पैन कार्ड नहीं होना चाहिए। वन टाइम, एक ही टाइम पे एक पैन कार्ड होगा। आपका आधार कार्ड एक बार बन गया, मतलब जिस भी आपने एज में बनाया, 18 साल के एज में या 22 साल के एज में एक बार आधार कार्ड बन गया, तो आजीवन आपका आधार कार्ड नंबर वही रहेगा, एड्रेस चेंज होता रहेगा। समझ में आ रही है बात, यस और नो। आधार कार्ड में आपका क्या होगा, नंबर सेव रहेगा हमेशा, लेकिन हाँ, क्या चेंज नहीं होगा, आधार कार्ड नंबर चेंज नहीं होगा, आधार नंबर। एड्रेस चेंज हो जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो सकता है ना। क्योंकि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगा, जो लिखा रहता है। तो एक इंसान दो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ में कैसा पैदा होगा, इलीगल है ना ये, ठीक है। चलिए, तो ये सब आप थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लीजिएगा, आई मीन पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़रा समझिएगा, आधार कार्ड को इशू कौन करता है, तो UIDAI। तो ये सब डिटेल में ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। अच्छा, मुझे बताओगे UIDAI का फुल फॉर्म क्या है। यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन, बोलते जाओ जल्दी से। अथॉरिटी, नहीं नहीं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं, चलिए। तो 2009 में आधार कार्ड आया था, ये चीज़ें आपको मालूम होगा। UIDAI हेड क्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है इसका। तो जितने भी आधार कार्ड आपका बन के आता है या जो चीज़ें भी, उसका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, न्यू दिल्ली में होता है, यानी पूरा प्रोसेस न्यू दिल्ली से होता है। अगर उसे CEO का नाम बोलें तो वो कौन है, सौरभ गर्ग है। तो UIDAI का CEO कौन है, सौरभ गर्ग। तो ये देखा आपने, अभी तक हम लोगों ने ये 1 अप्रैल तक कर लिया, और 1 अप्रैल जैसे ही ख़त्म होता है एक लाइन खींचा हुआ दिख जाएगा आपको, दिख रहा है आपको, एक लाइन खींचा हुआ है ये, है ना, ये लाइन। अब आता है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल में अब देखिए नेशनल न्यूज़ आएगा।
थोड़ा सा गिव मी 1 सेकंड, मैं आपको बता दूं। स्टेट न्यूज़ आया, इसमें एक न्यूज़ नहीं आया था जिसमें ऑबिटरीज कहते हैं, डिफेंस न्यूज़। देखिए 1 अप्रैल में हमने कुछ नया डिफेंस जैसा कुछ खास काम किया नहीं था 1 अप्रैल को, मतलब एक दिन की बात, पर डे का डिटेल है इसमें, समझ रहे हो मेरी बात। तो डिफेंस जैसा 1 अप्रैल को हमने कुछ खास काम नहीं किया था, इसलिए नहीं आया, समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो। यस ठीक है, लेकिन इकोनॉमी न्यूज़ तो हर बार इकोनॉमी से रिलेटेड बात तो होनी ही होनी है, इसमें कोई खराबी नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 अप्रैल को कुछ नहीं हुआ था खास, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फेसबुक गूगल का रिलेटेड क्वेश्चंस आया है। और याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन तो रहता है। अवार्ड्स किसी को 1 अप्रैल को कुछ खास मिला नहीं था, लेकिन 2 अप्रैल को मिला है, रजनीकांत को मिला है 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज जो है हमने 1 अप्रैल को, कौन सा डे इंपॉर्टेंट है बाबू जल्दी से बताओ, किसका फाउंडेशन डे था, जल्दी से बताओ, अभी बताया था मैंने, उड़ीसा। उसको हम किस नाम से जानते हैं, उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं। देखो अभी एक केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेता सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी को, हाँ 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस के नाम से। आप लोग देखना टीवी पे आता है, मिस्टर बच्चन जी बोल रहे हैं पराक्रम दिवस है ना। तो पराक्रम दिवस मनाते पहली बात हम कब है, 23 जनवरी को मनाते हैं, और किसके बिहाफ पे मनाते हैं, तो नेता सुभाष चंद्र जी। तो ये तो बड़ा सिंपल मामला था, ये तो कोई भी बच्चा जवाब दे सकता था, लेकिन वो जो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है ना वही जवाब दे पाएगा, नहीं तो बाकी लोग तो आप समझदार ही हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेज में अगर हम बात करें, 2 अप्रैल को क्या हुआ था, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ये जो इसका अवेयरनेस 2021 का, कभी कभी आपसे इसे थीम भी पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा आगे। चिल्ड्रन बुक्स डे भी मनाते हैं हम लोग, चिल्ड्रन बुक्स डे 2 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल में आप देखना। कभी कभी बुक का ऑथर का नाम भी पूछ लेते हैं और या फाउंडर का नाम पूछ लेते हैं। तो अभी आपने देखा, अच्छा मुझे बताओ अभी डेथ का, इसमें डेथ तो 2 अप्रैल को कुछ खास लोगों का नहीं हुआ, किसी का हुआ डेथ, नहीं हुआ ना, बोलो हुआ क्या, अरे बोलो 2 अप्रैल को कुछ हुआ खास नहीं ना। ठीक है, लेकिन हो सकता है डिफेंस से रिलेटेड बात हुई है, एग्रीमेंट, कौन किसके किसके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था, ये बातें की गई है। तो गिव मी 1 सेकंड एंड आई विल कम टू द टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स। देखो 3 अप्रैल को वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने एक बुक को रिलीज किया, जिसका नाम क्या है, सुपारी पालना या पालन, सुपारी पालन, आई थिंक सुपारी पालन ही बोलेंगे इसको, है ना। तो सुपारी पालन, ठीक है, तो इन्होंने रिलीज किया, बट लिखा किसने था भाई, शैलेंद्र जोशी। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी मतलब ऑथर ये हो गए, बट रिलीज इन्होंने किया। ठीक है ना, आप जैसे जोते हो ना कि कोई जिम हुआ या कोई मेडिकल कॉलेज हुआ या कुछ भी हुआ या कोई हॉस्पिटल ओपन हुआ, बनाया तो किसी और ने, फाउंडर कोई और है, लेकिन रिलीज करने के कभी कोई मतलब इनॉग्रेशन के लिए मोदी जी को बुला लेते हैं, कभी सीएम को बुला लेते हैं, होता है ना ऐसा, ये सुनो, अरे बोलो ना। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बना मुंबई में, है हॉस्पिटल खुला, अगर एम्स खुलेगा, अगर एम्स हॉस्पिटल मुंबई में खुलता है, सपोज मुंबई में खुल गया, मान लो दादर में, मरीन लाइन में, बोरीवली, जहाँ तुमको थाने करना है जहाँ करना, तो मुझे बता एम्स खुलेगा जहाँ पे बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, तो उसका इनॉग्रेशन करने कौन आएंगे, उद्धव ठाकरे जी रहेंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन और कौन आएगा, और कौन आएंगे बताइए, ऑफिसर आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे या प्राइम मिनिस्टर आएंगे। अब जरूरी नहीं कि दोनों आए, बट कम अगर बड़े लेवल का हॉस्पिटल है तो समझ रहे हो ना। तो ये इनॉग्रेटेड था, चूंकि ये एक बिल्डिंग है, तो ये क्या हो रहा है, रिलीज करते, रिलीज मतलब हम दिखाते कि सर प्लीज हम, अगर आप कह देंगे तो लोग पढ़ेंगे, तो ये वाली बात हो जाती है ना। तो शैलेंद्र जोशी जी ने लिखा, रिलीज किसने किया, किसने किया, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने किया। ठीक है, लेकिन ये अब लोग क्यों सुनेंगे इनकी बात, क्योंकि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, यानी सिविल सर्विस ऑफिसर्स है ना। इसके बारे में डिटेल आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बुक किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है आराम से। ठीक है, देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे बिकम्स फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड इंडियन रेलवे जोन, वेस्ट सेंट्रल है ना। तो वेस्ट सेंट्रल जोन में कभी कभी आपसे पूछा, ये रेलवेज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनका एग्जामिनेशन एनटीपीसी सब का रहता है। तो
कौन सा फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है, जिसमें कहीं भी है मतलब कोयला का तो डीजल का कोई ज़रूरत ही नहीं है, डीजल इंजन। डीजल इंजन चाहिए ही नहीं है, सीधा पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। और आपको ये बात भी पूछा जाता है कि वेस्ट सेंट्रल कौन सा आता है, तो आप समझ लीजिएगा कोटा जो राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ जो आपका राजस्थान में ही ऑफ कोर्स, ठीक है, से चल करके श्रीनगर की तरफ चलता है, ठीक है, श्रीनगर और जालंधरी स्टेट ऑफ राजस्थान में, ठीक है। तो आई हैड बीन टू कोटा, ठीक है। तो चलिए, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड रूट है। तो इसमें हम देख रहे हैं, अब देखो अभी तक हम नेशनल न्यूज़ देख रहे थे, इंटरनेशनल न्यूज़ में हमें कुछ खास दिखा नहीं लास्ट 4 दिन में, बराबर ना। अभी देखो इंटरनेशनल न्यूज़ में, देखो मैं थोड़ा स्किप कर करके चल रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो रसिया रजिस्टर्स ए वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन कार्निवैक कॉव फॉर एनिमल। देखो अभी तक ये भाई साहब तो स्पुटनिक था ना, स्पुतनिक। हाँ देख लेना, स्पुटनिक है, Sputnik 5. हाँ वो देख लेना, मैं राउंड मतलब वैल्यू ले रहा हूँ 5, ठीक है जी 5 ले लो, तुम्हारी दिल की खुशी के लिए लिख देता हूँ। इसने तो पहले इंसान के लिए बनाया वैक्सीन, अब इंसान को तुम ठीक कर रहे हो, पता चला तो वायरस से अफेक्टेड था, तुम्हारा बगल का घर के नीचे जो आवारा हैं कुत्ते लोग घूम रहे हैं, वही भाई साहब वायरस लेके घूम रहे हैं मार्केट में। अब उनको भी बोलोगे क्या, कुत्तों को भी लगाओगे क्या नाक में मुंह में मास्क, बता दो जरा, इंसानों को तो मास्क मिल नहीं रहा तरीके से हैं, तो कुत्तों को भी लगाओगे, क्लियर करो पहले, हाँ जी। लेकिन ये बात समझ में सबसे पहले किसको आई, रसिया को आई। तो उसने बोला कि अगर हम वैक्सीन एनिमल को भी डाल दें, अब एनिमल को अगर हम डाल देते हैं तो ये तो कम से कम वायरस फ्री हो जाए, अगर ये वायरस फ्री हो गया तो कहीं ना कहीं हमें कोई दूसरा किसी जानवर से ये फैले नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। आपको मालूम था एक बार न्यूज़ में आया था कि टाइगर जो है जू में वायरस अफेक्टेड हो गया था, कोरोना पॉजिटिव हो गया था मालूम है आपको, सुना था न्यूज़ में आपने, नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, आई डोंट नो, टाइगर था एशियन लायन को हुआ था सर, हाँ लायन, हैदराबाद हाँ में। हाँ हाँ वही लायन या टाइगर था कुछ, वही मैं आपसे वही डिस्कस करना था मुझे, ठीक है, लायन या टाइगर कुछ ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो कहने का मतलब वही चीज़ है कि एनिमल को अगर हो जाएगा तो अब एनिमल को जो देखने आएंगे, या कम से कम एनिमल को नज़दीक से देखते हैं ना लोग, ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा नज़दीक आके देखेंगे क्या पता अफेक्टेड हो जाए, इसीलिए रसिया ने अफेक्ट किया। तो याद रखिएगा उसका नाम क्या है, कार्निवैक कॉव फॉर एनिमल्स। देखो कार्निवैक को याद कैसे करोगे, कार्निवोरस एनिमल होता है ना, जंगली जानवर, कार्निवोरस है ना, तो जानवर के लिए हम कार्निवोरस वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा ये बताओ कि हम लोग इंसान हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, बोलते हैं ना, अरे बोलो ना भाई, नहीं बोलोगे। और कुछ लोग बोलते हैं हम एगिटेरियन हैं। तो मुझे बताओ नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है, हम जानवर को खाते हैं, यही हुआ ना मीनिंग, जानवर या पक्षी को खाते हैं, यही हुआ ना। बट टेक्निकली अगर हम बोलेंगे कि मैं कार्निवोरस हूँ तो चलेगा क्या, है जी बोलो चलेगा क्या। कभी आपसे पूछता है कि आर यू हार्बीवोरस और कार्निवोरस, दोनों। हमसे तो बोलता है नहीं नहीं यार, ये तो मेरे बेइज्जती करने वाली बात होगी, आप वेज या नॉन वेज बोलते हो। Carnivorous. अरे कमाल है, दोनों है ना सर हम तो। अच्छा कार्निवोरस बोलते जानवर के लिए है भाई। सर हम लोग खाते हैं ना चिकन। हाँ तो खाते हो तो कार्निवोरस नहीं कहते, हम लोग नॉन वेज बोलते हैं, बट टेक्निकली ये कार्निवोरस के कैटेगरी में आता है। अब इंसान भी तो एक सोशल एनिमल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको याद कराने के लिए बस मैंने इतना बताया, इतना कहानी जो सुनाया मैंने सिर्फ याद कराने के लिए, कार्नी से ये कार्निवोरस वाली फीलिंग आएगी, हैं। तो रसनिया ने ये किया है, ठीक है, एनिमल के लिए किया है इसने, ठीक है। तो ये देख लो जानवर को ये भाई साहब क्या कर रहे हैं ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें होती है, आरटीपीसीआर कर रहा है उसका। आरटीपीसीआर की एंटीजन टेस्ट, ठीक है, तुम लोग पढ़ना अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो स्टेट न्यूज में देखो ये तो कमाल हो गया भाई, राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट। देखो एक बात बताओ, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, सीरियसली बता, तो आपको इतनी फनी फनी चीज़ें दिखेगी कि आप लोगों को लगता है पढ़ाई करके तो जॉब करेंगे, पैसा मिलेगा, सैलरी। देखो अवेयरनेस रखने से क्या होता है ना, कि आपकी पर्सनालिटी भी बूम होती है, और 10 लोगों के सामने आप कुछ अच्छी बातें करते हैं उसी रिलेटेड, तो आपकी जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है और रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। अब देखो राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल। मुंबई वाले तो कभी नहीं करेंगे, पड़ेगा ही नहीं उनको, महाराष्ट्र वाले तो
हैं। फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल, इसका मतलब ये हुआ कि किसी का भी डेथ होगा, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो, खांसा और मर गया, तो पैसा मिल जाएगा, है जी, ये सर नो, बराबर ना। तो फ्री यस हेल्थ सर। इंश्योरेंस रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ करके क्या है कि मतलब गाड़ी के नीचे आ जाने का नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर इंश्योरेंस है, मतलब आदमी है और वो टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है, यानी कुछ ऐसा इंसान होना चाहिए कि जिससे गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन एक बात और समझना होगा, लेकिन उस इंसान को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर कुछ फंड है या नहीं है, ये चीज़ें तो इसमें मेंशन किया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेगा अगर उसका जो कमाने वाला इंसान है वो डेथ हो जाता है। आपको वैसे ही पता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऐसे बहुत सारी योजना होते हैं, लेकिन वो कैसे योजना होते हैं, सरकारी योजना होते हैं, यस और नो, कि किसी के जॉब यस चली सर। गई तो वो सब चीज़ में रजिस्टर तो कराना पड़ता है। उसी तरह से राजस्थान, जो लोग भी इस हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा लेना चाहते हैं, जिसका नाम है चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उनको क्या करना पड़ेगा, इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जिसने रजिस्टर किया, यानी जो कमाने वाला पर्सन है, ठीक है, तो उसको 5 लाख रुपए होगा और उसको कुछ होगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, कोई भी एक आदमी, कोई भी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना कि घर में कोई भी नहीं कमाता हो, कोई ना कोई तो कमाता ही है ना, ठीक है ना, तो वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। इम्पॉर्टेंट, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है रेलवे टाइप के एग्ज़ाम के लिए। जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत हो गए और गवर्नर हो गया कौन, कालराज मिश्रा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ रहा होता, तो यूपीएससी में पूछा जाता कि चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, हाउ इट इज़ बेटर देन अदर प्राइवेट स्कीम्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एलआईसी। मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो एलआईसी के अंदर नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, बिकॉज दिस प्रोवाइड दिस ये 4 पॉइंट जो एलआईसी नहीं देती है। मेरी बात समझ रहे हो यूपीएससी वाले बच्चे, कैंडिडेट लोग हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ एलआईसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम चिरंजीवी, विच वन इज़ बेटर। चलो बेटर नहीं भी वर्ड बोलेगा तो बोलेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन ऑन बिहाफ ऑफ विच चिरंजीवी हेल्थ स्कीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम एलआईसी। ठीक है, पहली बात ये फ्री है जबकि एलआईसी फ्री नहीं है, ठीक है। आपसे ऑप्शन से रहेगा कि चिरंजीवी हेल्थ स्कीम इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाइल एलआईसी इज़ क्या, पेड। समझ में आ रही है बात, कि द इंश्योरेंस कवर इज ऑफ 5 lakhs इन एलआईसी डिपेंड्स ऑन द प्रीमियम एंड द टाइप ऑफ क्या, टाइप ऑफ एलआईसी टेकन, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं, टाइप ऑफ पॉलिसी। हाँ हाँ, टाइप ऑफ पॉलिसी, वही चीज़ कह रहे हैं। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अगर यूपीएससी का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा इसके डिटेल में जाके पूछेंगे वो, और नहीं तो सीधा सीधा मुद्दे की बात करेंगे। चिरंजीवी हेल्थ स्कीम कौन सी सरकार ने खोली है, स्टार्ट किया है, तो अशोक गहलोत, बस ये भी बहुत लोग तो ये भी याद नहीं करते, बड़ा कमाल की बातें हैं। तो ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, ये लाइन जो है ना, आपसे ये पूछा जा सकता है यूपीएससी के बच्चों के लिए कि इन चिरंजीवी हैं, तीसरा पॉइंट रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, और पूछे जाएगा चौथा पॉइंट रहेगा 1576 पैकेज हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। तो आपसे पूछा जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज ट्रू, सेकंड थर्ड फोर्थ इज ट्रू, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू, नन इज ट्रू, ऐसा करके, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इस टाइप से क्वेश्चन बना के देंगे, डिटेल के अंदर जाएंगे तो, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो। कभी कभी ये भी डाल सकते हैं एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन के अंदर ये भी रह सकता है, 4 ऑप्शन नहीं, 4 लाइन्स रहेंगे स्टेटमेंट्स के अंदर, ये भी रह सकता है कि दिस स्कीम बिलोंग्स टू राजस्थान स्टेट, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो। तो यूपीएससी वालों Yes, को sir. थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा अच्छे से, कि कोई भी स्कीम आया तो पूरी आपको लगभग 100 लाइन्स का है, 100 नहीं तो कम से कम 30 से 40 लाइन का पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अशोक गहलोत जी हैं हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, और अगर हम बात करें कालराज मिश्रा गवर्नर। आपको इसको याद करना है तो आप याद कर सकते हो, देखो यहाँ पर राज लिखा हुआ है, लिखा है ना राज, और राज से क्या होता है, राजस्थान, देख रहे हो यहाँ भी राज लिखा और यहाँ भी राज का, मैंने ऐसे याद किया था तो मैंने आपको बोला बता दूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ाई करना या किसी चीज़ को याद करना भी एक आर्ट है,
ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन के अंदर ही आंसर ढूंढ लो ना तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है ना, बराबर ना, बोलिए, ठीक है। चलिए, इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी सेटअप इन तेलंगाना। देखो ये देखो तेलंगाना का फ्लोटिंग प्लांट है, तो ये फ्लोट कर रहा है, आप देख भी रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझना होगा ये कौन सी जगह पे हुआ, तेलंगाना में। अब इसका अगर यूपीएससी का क्वेश्चन बनाना हो इस, तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट सोलर प्लांट इन विच स्टेट द सोल, या पूछा जाएगा कि इन तेलंगाना ए सोलर प्लांट हैज़ बीन प्लान्ड टू बी सेटअप। अब इसमें आपके पहला स्टेटमेंट रहेगा इट विल बी ओपनड इन मई 2021। दूसरा ऑप्शन इट विल बी सेटअप एट रामानुदन इन तेलंगाना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन रहेगा इट विल हैव 5.6 लाख वोल्टेक पैनल्स, ठीक है। चौथा ऑप्शन रहेगा, यूपीएससी वाले जरा ध्यान देंगे, ठीक है, इसमें 600 एकर्स का रिजर्वायर लगाया होगा। स्पेलिंग क्यों, मतलब हैंडराइटिंग क्यों गंदा हो रहा है इतना, रुको ठीक से लिखता हूँ अच्छे से, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ये तुम लोग बोल देता हूँ भाई। अब इसमें आपके ऑप्शंस दिए हैं, देखो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है ओनली थर्ड एंड फोर्थ, मतलब इज ट्रू, समझ रहे हो। इज ट्रू नहीं भी लिखेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि इज ट्रू लिखा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात सब लोग। और ऑप्शन डी रहेगा आपका यस सर। कि ऑल ट्रू, ऑल इज ट्रू या ऑल आर ट्रू। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। आप देख रहे हो कि पहली बात कि ये मई 2021 में प्लान हुआ है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तेलंगाना में हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे लिखा रहता मान लो वेस्ट बंगाल तो ये गलत हो जाता, तो ये तेलंगाना, ये भी सही है। लेकिन फोटोवोल्टाइक पैनल्स जो हैं कितने लग रहे हैं, हाँ जी बताइए जरा कितने लग रहे हैं, 4.5 लाख है, 4.5 लाख, लेकिन जबकि इन्होंने दिया क्या है 5.6 लाख, तो ये तो 5.6 गलत है। लाख। अब जरा, अब 600 एकड़ रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, कितना, 600 एकड़ रिजर्व, जबकि रिजर्वायर कितना है 450। अब जो बच्चा को याद नहीं रहेगा वो यूपीएससी कैसे क्लियर करेगा बताओ, हैं। बराबर। वो अब जो एसएससी रेलवेज और बैंकिंग वाले होते हैं उनका तो इतना बड़ा टेंशन है कि उनको यही पूछ लो कि बेटा सोलर प्लांट कहाँ खुल रहा है, सर नहीं पता। अब बहुत टफ करना हो ना पेपर तो पूछ लेंगे कि बताओ कितना खर्चा होगा, तो हो सकता था यहाँ पे पूछ लेता कि इन्वेस्टमेंट विल बी 423 करोड़। तो यूपीएससी वालों को तो एक एक शब्द ऐसे याद करना है जैसे कि कुछ आगे पीछे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यही बैंकिंग वालों, एसएससी वालों जो पूछ लो, रेलवेज वाले से पूछ लो बेटा कि पहली बात बताओ कि सोलर प्लांट कहाँ खुलने वाला है, फर्स्ट बिगेस्ट फ्लोटिंग सेटल सोलर प्लांट, तो तेलंगाना याद रख लें तो बहुत बढ़िया बात है। अब थोड़ा डिटेल में और पूछ लें कि 423 करोड़ रुपया लगेगा, 425 लगेगा, 430 करोड़ लगेगा, 435 करोड़, ये भी याद नहीं रहता। अभी मैं आप लोग को दूध का दूध पानी का पानी कर रहा हूँ, सुन रहे हो ना आप सब लोग हो लाइन पे, इसीलिए करंट अफेयर्स का सेक्शन रखा है मैंने आज। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि एक दो बच्चों का रिक्वेस्ट आया था Yes, सर sir. हमें बताइए, तो सर पता ही नहीं चलता है कि क्या कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो मैंने बोला चलो लेक्चर रख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आया। तो देखो पढ़ना इतना ही था, इतनी चीज़ें पढ़नी थी, लेकिन यूपीएससी वालों को एक एक शब्द याद होना चाहिए, जबकि बैंकिंग एसएससी वो सब वालों को सिर्फ ये दो चीज़ भी याद रहेगा ना कि तेलंगाना में हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट का नाम और कितना पैसा लग रहा है। टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अब बहुत ज़्यादा अगर रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई लेवल का एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा हाई लेवल ऑफिसर लेवल दे रहे हो, तो आपसे पूछ सकता है कि कितने पैनल्स लगने वाले हैं। आपके साथ वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि 5.5 लाख है, तो क्या ये सही है क्या, नहीं, वो ऑप्शंस दे देते हैं सीधा सीधा, तो कंफ्यूज नहीं करते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में क्या करते हैं एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूज कंफ्यूज करता है वो। अब मान लो
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लो एक पावर प्लांट लगा था जहाँ पे 5.6 लाख वोल्टाइक सेल्स लगने थे, पैनल्स लगने थे। अब बच्चा को पता है कि दोनों सोलर प्लांट के लिए एक जो मान लो महाराष्ट्र में जो खुला था, ओपन हुआ था, उसमें 5.6 था। अब तेलंगाना में कितना है, 4.5 लाख है। अब कंफ्यूज हो गया बच्चा, अरे यार दोनों सही है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा भाई कि तेलंगाना का 5.6 था या महाराष्ट्र का 5.6 था। अभी कर दिया ना कंफ्यूज फैकल्टी एग्जामिनर ने, बोलो किया ना, यस और नो? ठीक है। अभी उसी तरह से मान लो 423 करोड़ रुपया लगा दिया, मान लो 300 करोड़ रुपया लेकर के एम्स खोलने वाला है। हालांकि एम्स इतने काम में खुलता नहीं है, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 300 करोड़ रुपये में खोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से एक हॉस्पिटल खोलने की बात हो रही है, 324 करोड़ रुपये। अब मुझे बताओ, इतने वैल्यूज याद रख रहे हो और फिर से तुमसे ये पूछ लिया कि बताओ इस पैनल को खोलने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए 423 करोड़। तो बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, या 325 करोड़ तो उसमें था, इसमें ये था, उसमें 427 करोड़ था, इसमें 638 करोड़ था। कितना आप कन्फ्यूज़न हो रहा है माइंड में, समझ रहे हो बात को कि नहीं? बोलो बोलो, क्लियर हो रही है येस और नो? बताओ। हाँ जी, बोलो क्लियर है? तो ये चीज़ें थोड़ा सा यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे बैठते हो ना, तो बहुत सारे लोग आ करके आसपास के गांव वाले क्या करते हैं, डीएम को क्या करना चाहते हैं, कंफ्यूज। और डीएम क्या बोलता है, तू चुप रह या गेट से बाहर चला जा। ईमानदारी से बता रहा हूँ तेरे को, एक एक करके बोलिए आप, बोलता है ना, सुना होगा आपने फिल्मों में, सब लोग एक साथ नहीं बोलिए, एक एक करके बोलिए। ताकि क्या करता है डीएम, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे होता है, सबकी बात सुनता है और फिर क्या कराता है, मैच कराता है, इसका स्टेटमेंट इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या पूरी टीम झूठ बोल रही है। समझ में आ रहा है? इसीलिए डीएम क्या बोलता है, एक एक करके बोलिए आप। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 5 लोग तो कभी आ ही नहीं सकते, एक एक करके भेजो सबको। और डीएम क्या करता है, नोट डाउन कर लेता है कि इसने इस चीज़ के लिए क्या बोला था, इसने इस चीज़ के लिए क्या बोला। फिर बाद में बोलता है कि सबको बोलो वेट करने के लिए, मैं 15 मिनट के बाद बुलाऊंगा सबको। ठीक है, फिर 2-3 लोगों को साथ में बिठाता है, फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, और जब मिसमैच होता है तब होता है। तो एक्चुअल में पता है, आप बोलोगे सर ये सब हमें क्यों पढ़ाया जाता है ना, कि सर ये 423 करोड़ रुपया लगा तो लग गया, क्या दिक्कत है, लग गया, जो हो गया सो हो गया। इसीलिए आपको कंफ्यूज करते हैं कि आप एक ऐसे पोस्ट पे होते हैं जहाँ पे लोग, आम आदमी आपको क्या नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, बताओ जल्दी से, कंफ्यूज ना कर पाए। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही सबको? और बाकी लोग जो नॉर्मल एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग, वो क्या बोलते हैं, रेलवे सीजीएल टाइप एसएससी लेवल का, ठीक है, तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, देखो एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके लिए ये जो जितनी भी चीज़ें बोल्ड की हुई है ना, देख रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो सब लोग, ये सब इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत लगता है इस सब चीज़ में, मतलब कंटेंट राइटर जो भी हैं, मतलब, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो भी बोल्ड करके दिया हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस न्यूज़ की बात करते हैं। फ़ोन पे बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस $1 बिलियन ट्रांजेक्शन्स मार्क ऑन यूपीआई। देखो मैं आपको बताऊं, सीरियसली बताता हूँ, मुझे गूगल पे से ज़्यादा अच्छा फ़ोन पे लगता है। कभी भी मेरा ट्रांजेक्शन कैंसिल नहीं हुआ है और फेल्योर नहीं हुआ है। गूगल पे में मेरे बहुत पैसे अटके हैं। क्या ये आप लोग के साथ हुआ है क्या, बोलो? यस, हाँ तो बहुत गूगल पे में पैसा अटक गया, फिर बोलते हैं कि सामने गूगल पे के पैसे अटक जाते हैं, हाँ, लेकिन फ़ोन पे में 3 मैं, दिन के बाद आएंगे, 7 दिन हाँ, के बाद आएंगे। मतलब बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो मतलब मुझे लगता है 8 से 10 बार हुआ होगा। लेकिन फ़ोन पे क्या होता है, तुरंत ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होता है। हालांकि आज मैं आप लोगों को चूंकि इतनी बात कर रहे हैं तो चलो आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी कोई पेमेंट करने से पहले आप 1 रुपये भेजा करो। क्या भेजा करो, 1 रुपये। अगर 1 रुपया ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ ना, भले 2 बार पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? 1 रुपया डाल लें, अगर 1 रुपया अटक गया ना, तो बोल देगा कि नेटवर्क सर्वर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, डेबिट नहीं होगा। 1 रुपया अगर फंस भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने मान लो 1000 रुपये की परचेजिंग की या कहीं शॉपिंग की है या कुछ भी किए तुम, अगर वो 1000 रुपये अटक गया तो दुकानदार तो तुमसे पैसा ले ही लेगा। और या तो अब तुमको सामान तो लेना ही लेना है, क्योंकि तुमने तो 1000 रुपये दे दिया। अब दुकान पे दोबारा थोड़ी जाओगे, डी मार्ट में जा कर के या जो भी जगह पे जाते हो, है ना।
तो वो पैसा अटक गया। लेकिन फ़ोन पे क्या होता है कि जैसा मैंने देखा कि, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, इतना चीज़ें यूज करते हो, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फ़ोन पे, या फिर आप बोल सकते हो हु इज़ द फाउंडर ऑफ फ़ोन पे। जल्दी से बताओ, बताओ फ़ोन पे का फाउंडर कौन है। चाहता हूँ देखो, वैसे तो मैं नाम बता दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस इंसान को देखो, जो ये देखो भाई, समीर निगम, राहुल चरी, और देख रहे हो, यस और नो, ये हैं विजिटर फ़ोन पे के क्या। अरे समझ रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग देखो, इज्जत तो करते नहीं हो किसी की। सर हमें यूज करने से मतलब है कि नहीं। तो ये दो भाई साहब हैं, समीर निगम और कौन, राहुल चरी, जो भी नाम चरी। है, जो भी नाम है। तो ये फ़ोटो देख लोगे ना तो 100% एग्ज़ाम में। तो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी किसी का फाउंडर याद करना हो ना, तो आप क्या क्या करो, जो मैंने किया अभी। समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात समझ रहे हो, मानोगे कि नहीं मेरी बात। कभी भी याद करने से, रटने से नहीं याद होगा। देखो मैं सीईओ का नाम नहीं बोल रहा हूँ, सीईओ तो चेंज होता रहता है, क्या फाउंडर कभी चेंज होगा। प्रैक्टिकल बात कर लें अपन, बताइए, क्या नो फाउंडर कभी चेंज होगा, नहीं होगा। नो। इसीलिए कभी भी किसी का फाउंडर याद करना हो तो आप फटाक से गूगल पे डालो। आजकल तो एलेक्सा भी मार्केट में चल रही है जी, यस और नो, फटाक से। हाँ भाई, Yeah. फ़ोन पे देख लो भैया, मैं ये सब नहीं करने वाला, वो तुम्हारा लुकआउट है, ठीक है ना। तो एलेक्सा बता देगी आपको, ठीक है ना। तो एलेक्सा जितने स्पीड से गाना ढूंढ सकती है तो फाउंडर भी ढूंढ सकती है, यस और नो। और एलेक्सा कौन है ये मत पूछना मेरे से, कौन है एलेक्सा, तुम्हारे घर का पड़ोसी तो नहीं होगी। कौन है एलेक्सा, सीरी की बहन। हाँ, एलेक्सा कौन है। सीरी की जुड़वा बहन। अमेजोन में बोलता है नहीं, एलेक्सा, या एलेक्सा है, या जो ओके गूगल, ओके गूगल करो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ लेंगे। देखिए सीईओ ऑफ फ़ोन पे समीर निगम। और इंटरेस्टिंग बात ये, अभी हम लोगों ने देखा था ना गूगल गूगल पे, तो समीर निगम ही क्या थे, फाउंडर थे ना जी। तो सीईओ भी वही है, जवान है, इतने बुढ़ापा आए नहीं है, तो इसलिए अभी चेंज हुआ नहीं है। हेडक्वार्टर ऑफ फ़ोन पे कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक। तो जितने भी स्टार्टअप है ना कहीं आप देखने को बेंगलुरु में मिलेगा, और मुंबई में भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्टअप होते हैं, एंड आई एक्सेप्ट फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हमने, अब देखो स्कीम न्यूज़ की अगर हम बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन अप्रूव्स नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस, ठीक है, रेयर डिजीजेस 2021। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस को अप्रूव किसने किया। ये तो सीधी सी बात, कोई भी जवाब दे देगा, तुक्का से भी सही कर देगा कुछ बच्चा तो, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि स्कीम में पैसा कितनी बात हुई, तो 20 लाख की बात हुई है ना। अम्ब्रेला स्कीम बोलते हैं इसको। चलिए, अवार्ड न्यूज़ में अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन रिसिप्स कलिंगा रत्न सम्मान, कलिंगा रत्न सम्मान, ठीक है। चलिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, कलिंगा साइंस से रिलेटेड होता है, मालूम है सबको। हम्म, हाँ जी। अरे कलिंगा भगवान नो सरस्वती, सर। हे भगवान, अवार्ड्स भी कौन सा अवार्ड किस में मिलता है नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, पुलिट्जर प्राइज़ किस में मिलता है। चलो छोड़ो, ये तो टफ हो जाएगा तुम्हारा। द्रोणाचार्य अवार्ड किस में मिलता है। टीचर्स लोग को मिलता है। ये टीचर या गुरु देखो, को, गुरु को मिलता है, ठीक या है ना, कोच वगैरह। कोच को मिलता है, यानी कहीं ना कहीं ये बात तो आपको समझ में। एमी अवार्ड्स किस में मिलता है, EMMY, एमी अवार्ड्स किस में मिलता है। अब मुझे नहीं पता था, ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को, एमी अवार्ड्स म्यूजिक में मिलता है। AR रहमान, नाम सुने हो, हाँ। तो आप लोगों का एक यस सर। होमवर्क है कि, अरे सीधा सीधा बात है ना, कैसे लोग हैं तुम लोग। मुझे लगता है कि PDF भेजता भी हूँ तो कुछ रिलेटेड फील्ड्स, देखो मैं तो आपको भेज ही देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप गूगल पे सर्च को देखो, पद्म विभूषण पद्मश्री लिखा है ना, देखो कोई भी वेबसाइट पे जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि, देखो पद्म भारत रत्न किसे मिलता है, द्रोणाचार्य भी बोला ना, कोचेज इन स्पोर्ट्स, ज्ञानपीठ
लिटरेचर में मिलता है। सरस्वती सम्मान है ना, पोइट्री, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। व्यास सम्मान हिंदी लिटरेचर। नोबेल प्राइज, अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स एंड गेम्स में मिलता है। दिख रहा है आपको? ये सुनो, बोलो। अच्छा, एमी ग्रैमी अवार्ड लिख लेना आप लोग। क्या लिखोगे? एमी नहीं, ग्रैमी। एमी एक्चुअली एमी एंडरसन कोई और थे। ग्रैमी अवार्ड्स, स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरे, तो ठीक कर लेना तुम लोग, ठीक है। क्या नाम? एमी नहीं है, क्या है? ग्रैमी अवार्ड्स। हाँ भाई, क्या नाम है? ग्रैमी अवार्ड्स म्यूज़िक में। वही मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था बहुत, ठीक है। एमी नहीं है, क्या है? वैसे एमी अवार्ड्स भी होता है जहाँ तक कि मुझे याद है, तो रुको वर्ड 1 सेकेंड। एम, हाँ होता है यार, मैं बोला ऐसे कैसे गलती होगा। एमी अवार्ड्स, टेलीविजन इंडस्ट्री को मिलता हाँ है। टेलीविज़न इंडस्ट्री को मिलता है, यस, ठीक है। थोड़ा ये नाम थोड़ा है ना उसमें, देखो सेम चीज़ है। एमी अवार्ड्स और टेलीविज़न अवार्ड्स है ना, तो एमी अवार्ड्स टेलीविज़न अवार्ड्स है। ग्रैमी अवार्ड्स आपका क्या है? म्यूज़िक में मिलता है, ठीक है। तो याद म्यूजिक रखना है, इंडस्ट्री। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें खराबी नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एजुकेशन इसमें मिलता, यूपीएससी में पूछा जाता, तो कैसे पूछा जाता? डायरेक्ट पूछते क्या कि कौन सा अवार्ड किसे मिला, ऐसा पूछते? हाँ भाई, कौन सी साल में किसको मिला? नहीं ऐसे भी नहीं। देखिए चीज़ों का समझिए, अगर ये यूपीएससी का क्वेश्चन अवार्ड्स का क्वेश्चन बनता, तो पहली बात कि आपसे अवार्ड्स के चार अवार्ड्स आपको मैच द कॉलम में रहते हैं, ठीक है। कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला 2021 का, ठीक है। एमी अवार्ड्स किसको मिला, तो 4 मैच द कॉलम के रूप में आपसे पूछ सकते थे, ठीक है। समझ आ रही है? भारत रत्न किसको मिला, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो 4 मैच द कॉलम करा करके आपसे पूछ सकते थे। तो ये भी एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन हुआ, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। लेकिन किसको मिला, और 4 क्वेश्चन मिला करके एक क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? 4 क्वेश्चंस वही विल सर। मर्ज टुगेदर टू गेट 1 क्वेश्चन, ठीक है। आइडल ऑफ गॉडेस सरस्वती, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़। फिर इंपॉर्टेंट डेज में 5 अप्रैल, तो मेरे लिए अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए माइंड एवरेज डेज 4 अप्रैल को मनाया जाता है। डिटेल में आप देखिएगा। बुक्स की बात करें तो मनोहर पर्रिकर का बुक लिखा है ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, और ये रियलिटी भी है। नितिन मेक इन इंडिया में, मेक इन इंडिया आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ, जिसमें रोबोट्स बनाए थे हमारे टीम ने, ठीक है। तो आपने आईआईटी मुंबई का नाम सुना होगा, ये सुनो, सुना है ना आपने? तो जस्ट बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च तो रोबोट्स में मैंने बहुत सारे हेल्प किए थे स्टूडेंट्स को वहाँ पे एज ए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो नितिन गडकरी जी आए थे, सॉरी ये क्या नाम है, मनोहर पर्रिकर जी आए थे, तो डिफेंस रिलेटेड बातें भी चल रही थी। तो एक्चुअल में बहुत सिंपल इंसान थे, सिंपल ड्रेसिंग सेंस और ब्रिलियंट माइंड थे ऑफ कोर्स। तो ये मनोहर पर्रिकर का बुक लिखा किसने? नितिन गोखले ने लिखा है, और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो मेरी बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब अभी तक एक चीज़ हम लोग जो डिस्कस नहीं किए हैं अभी तक, वो ये है ऑबिचुअरीज। ऑबिचुअरीज यानी किसका डेथ हो गया, तो ये पूछा। जैसे आप देख रहे हो कौन से महीने में, वो ये नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन रिसेंटली आपसे पूछ सकते हैं जापानीज के नोबेल लॉरेट यानी नोबेल प्राइज विनर जो थे इसामू अकासाकी इसामू अकासाकी का डेथ हो गया। ये एक फिजिशियन थे, तो आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली जापानीज नोबलिस्ट इसामू अकासाकी पास्ड अवे, ही वाज ए पॉलिटिशियन, फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट। तो ऑप्शन रहेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? फिजिसिस्ट। ये तो बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं रिसेंटली ए नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स पास्ड अवे, हिज नेम इज क्या है? इसामू अकासाकी। अकासाकी, ठीक है। इस क्वेश्चन को और पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी नोबेल प्राइज विनर के लोग का डेथ होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नोबेल प्राइज विनर लोगों का स्पेशल इज्जत मिलता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि रिसेंटली, सर हाँ एक डाउट था, अभी इसमें लिखा है को विनर, मतलब इनके साथ एक और था जिसने प्राइज शेयर किया था क्या? ऐसा होता है, हाँ हाँ मतलब हाँ एक ही हाँ प्राइज हाँ, दो बिल्कुल जन को? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स होता है को विनर, बिल्कुल होता है, ऑफ कोर्स होता है, कोई ख़राबी नहीं है,
ठीक है, लेकिन कोविनर का डेथ हुआ इस बात की गारंटी थोड़ी है कि तो एक ही दिन दोनों को थोड़ी निपटा सकते हो जी तुम ठीक है, बहुत सारे चीज़ में टाई हो जाता है ना। आप देखते भी हो आईफा अवार्ड्स में भी टाई हो जाता है कि दो फिल्म को, मतलब उसकी रैंकिंग ना आई थॉट इसमें कि मतलब इसमें अभी नोबेल प्राइज मतलब पूरे वर्ल्ड का ही समझ लो एक तरीके से। पूरे वर्ल्ड का ही तो हो गया। उसमें लाइक हम्म। तो उसमें शायद किसी एक स्पेसिफिक एक स्पेशल बंदे को एक ही को किसी को मिलता रहेगा जो कि सबसे ज्यादा नॉलेज रहेगा उस फील्ड में। ऑफ तो मुझे कोर्स। ऐसा लगा कि नॉलेज इसमें का टाई नहीं होता देखो होगा। मैं बताता हूँ होता क्या है कि ऑलरेडी मैंने 14, अभी मेरा 15th इंटरनेशनल जर्नल्स का चल रहा है पेपर। तो मुझसे इंडिया से ज़्यादा लोग कनाडा के लोग जानते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मेरे पेपर्स पब्लिश होते हैं, वहाँ के मैगजीन्स में, और चीज़ें जो आर्टिकल्स होते हैं टेक्निकल साइंस टेक्नोलॉजी के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें बात कर रहा हूँ मैं। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर मैंने कुछ बनाया और वो चीज़ यूनिक है ना, यानी किसी दुनिया ने किसी ने नहीं किया इस काम को, मतलब अलग होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अब बल्ब बन गया तो मुझे तो थॉमस एडिसन ने एलईडी बल्ब बनाए थे या नॉर्मल टंगस्टन वाला बनाए थे वो। टंगस्टन वाला। लेकिन मुझे बताओ, टंगस्टन से बना के वो मर गए, लेकिन लोगों ने तो टंगस्टन का यूज़ किया, ये बात ठीक है, बट एलईडी बल्ब थोड़ी बनाए थे वो। तो उसी पे काम हुआ ना, तो कुछ यूनिक क्या हुआ, काम तो बल्ब का कर करके गए ना वो, लाइट तो ला दी ना दुनिया में। कंसेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट वही है, बट थोड़ा चेंजेस कर दे। अब अगर एलईडी का कॉन्सेप्ट आया तो फिर से उसको प्राइज मिलेगा, कोई खराबी नहीं है। क्योंकि बोलेंगे ना कि सर इसमें पावर कंजम्पशन कम है, इसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, ये सर नो, है ना। तो वो चीज़ होती है कि चीज़ों में अगर आप वेरिएशंस ला रहे हो तो भी ठीक है। और अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता दूं, कि मैं सोचा बताऊं या नहीं बताऊं, चलो ठीक है बता ही देते हैं आपको। बता तो कोवैक्सीन का नाम सुना होगा आपने, जो इंडिया में बनता है, ये सुनो। अरे कोवैक्सीन। पहले बताओ कौन बनाया, सेरम इंस्टीट्यूट बायोटेक। है। सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूना वाला की कंपनी बना रही है हाँ वेरी वो गुड। तो शायद। कोविशील्ड बनाया। अभी तो टीवी वाले ही तुम लोगों को बता दिए होंगे, आज तक वाले, इतनी नॉलेज तो टीवी वाले ही दे देते हैं, नहीं क्या? आधी नॉलेज तो तुम लोग को टीवी वाले ही दे रहे हैं आज तक में। लेकिन टीवी का जो नॉलेज है ना वो सिर्फ 1% है तुम्हारे प्रिपरेशन में। कितना परसेंट? टीवी का जीके कितने काम का है? 1%। 1%। वो भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, खाली फालतू के बातें, नॉनसेंस बातें। मतलब 1% ऑफ योर जीके का जो कवरेज है। कभी जीडीपी का ग्रोथ बताते हैं क्या आज तक वाले? यहाँ ये मर गया, वहाँ वो नो। मर गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, जब वो बताते हैं कि इन्होंने शपथ ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, तो वो सब काम की चीज़ें होती है। इन्होंने रिजाइन कर दिया, ये कर दिया, तो वो चीज़ें थोड़ी काम की हो जाती है। बाकी तो टेक्निकली 1% ही आता है। यानी टीवी में जितना भी जीके तुम लोगे ना, 25 क्वेश्चन अगर 100 के बराबर, यानी 100 क्वेश्चन अगर जीके में आए तो तुम कितने क्वेश्चन कर पाओगे? 1 क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत ज़्यादा हुआ तो 2। और बाकी टीवी का जीके का कोई मतलब मार्केट वैल्यू नहीं। लेकिन कौन सा न्यूज़ में, जैसे आज तक हो गया, ये सब हो गया, 1 से 2%, 3 क्वेश्चन हो गया, बहुत हो गया, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सर उसमें न्यूज का उसमें टीआरपी होती है खाली। हाँ बस वो एक्चुअली, एक्चुअल न्यूज तो वो जो कि महंगी बिकती है। हाँ जो आप जो न्यूज़पेपर आप घर पे मंगाते नहीं हो, जिसको द हिंदू बोलते हैं, क्योंकि 10 रुपए का पड़ता है, ये तो पापा मंगाएंगे नहीं ही। मंगाते हैं ना। नहीं मंगा, नहीं सब लोग की बात कर रहा हूँ संडे को 15 रुपए का आता है सर। अरे बाबा तुम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो मंगाते हो, लेकिन बाकी लोग के घर पे आता है क्या द हिंदू? बताओ जरा। अभी लगभग 25-30 बच्चे हैं, नहीं 10, 15, 16 नहीं बच्चे, सर। नहीं मंगाते हो क्यों? घर में अच्छा न्यूज़ पे भी आता, अब वो भी सोचते हैं भाई क्या न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़ पे सब टीवी पे तो बता ही देता है, जबकि इतने बड़े बेवकूफ़ हैं लोग कि टीवी का न्यूज़ कोई काम का ही न्यूज़ नहीं होता। फिर बोलते हैं अरे मोबाइल पे देख लेते हैं। मोबाइल पे लोग इंस्टाग्राम करेंगे कि न्यूज़ पढ़ेंगे? या फेसबुक पे जाकर के ये सब फालतू फालतू जो अपलोडेड होते हैं, मुर्गा खाने से 7 लोगों की एक ही घर में मौत, बकवास न्यूज़, ये सब पढ़ते हैं। और इसी की वजह से इंडिया डेवलप नहीं होता है ना, इंडिया का जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि इंडिया को इंगेज करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो वही चीज़ है कि कोवैक्सीन बनाया। अब इसका जो आईपी होता है, आईपी समझते हो आप?
डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपी? कंटेंट्स। कंटेंट, हाँ। तो यानी इसको बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगा, तो इसका वो कंट्री क्या कर लेती है, रजिस्टर कर देती है कि हमारा कोई कॉपी नहीं करेगा। लेकिन अब पूरी Copyright। दुनिया को, हाँ कॉपीराइट, लेकिन पूरी दुनिया को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना आईपी रिजेक्ट कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप सेम चीज़ से बनाइए, हम अपना आईपी हटा रहे हैं। मतलब आप भी बनाइए, सेम बनाइए, नाम अलग रख लीजिए। मैं आपको रॉ मटेरियल बता देता हूँ क्या बनेगा। आज तक मालूम है हल्दीराम ने कभी नहीं बताया कि उसने क्या यूज किया है ना? MDH मसाले, वन एमडी, ऑफ द एग्जांपल। हाँ, तो उन्होंने कभी नहीं बताया कि मसाला का क्या कंपोजिशन में क्या चीज़ क्या मिलाना है। अगर कोई उसका एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहता है तो उसको डबल सैलरी पे रख लेते हैं कि भाई जा मत तू, क्योंकि अदरवाइज फार्मूला लेके अगर तू जाएगा। फॉर्मूला लेके गया तो फिर तो हो जाएगा सत्यानाश। हालांकि वहाँ एग्रीमेंट लिखा रहता है कि अगर तुम्हारे हमारे कंटेंट का किसी भी तरीके से पता लगा, बहुत कड़क एग्रीमेंट होता है उसमें। तो बट ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आप समझ रहे हो, वेटरन फिल्म टीवी एक्ट्रेस शशिकला पासेज अवे, एक्ट्रेस है भाई, तो क्या आप देखना चाहोगे? अभी लेक्चर खत्म होने वाला है तो एक बार थोड़ा सा दर्शन हो जाए। साउथ की एक्ट्रेस है शायद से। शशिकला देख लेते हैं भाई, शशिकला। नहीं, देखो मुझे लाइव लेक्चर में बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो गया था पूरी रिकॉर्ड। चीज जल्दी भूल हाँ, नहीं पाते हैं। हाँ, बुरी चीज़ें ज़्यादा जल्दी आप भूल नहीं पाते, इसीलिए अब आपको अपना पर्पस सॉल्व करना होता है कि यार हमें तो याद करना है कि शशिकला कौन है। तो आप फोटो डालिए, गूगल पे डालिए, फोटो आएगा, आप नहीं भूलिएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 50 आर्बिट्रेरीज याद करने हैं, 50 लोग जो मर गए अप्रैल के महीने में, उनको याद करना है, मुझे बताओ एक आदमी को सर्च करने में तुम कितना टाइम लगाओगे? गूगल पे सर्च करने में कितना लगाओगे? बोलो जल्दी से। अरे बोलो ना, अलेक्सा को बोलोगे या ओके गूगल बोलो, कितना? एक को या गूगल में सर्च, 1 मिनट मैक्स एक टू मिनट मैक्स। मैक्स टू मैक्स, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, अगर 50 लोग अप्रैल में डेथ हो गया है तो 50 मिनट लगा, लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ, आज चाहे तो ट्राई कर लेना, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था कि मुझे क्या करते थे लोग, पीपीटी बना के देते थे। क्या करते थे? मुझे नहीं, गूगल पे मार्केट में ये चल रहा है ना, पीपीटी बना के दे देते हैं। मैं भी आपको वही किया हूँ, पीपीटी बना के दिया हूँ, पीपीटी या फिर ये दिया हूँ। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये आप भूलने वाले हो। अगर आप ये फ़ोटो देख रहे हो ना, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपको फ़ोटो के साथ मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर आप गूगल में सर्च कर लिए ना, समझ रहे हो, तो नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। हाँ, एकदम मंद बुद्धि हो तो फिर मैं उसका गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन गूगल में अगर आपने सर्च कर लिया ना, मान लो समाजवादी पार्टी फाउंडिंग मेंबर भगवती सिंह पासेज अवे। अब जरा बताऊँ मैं आपको गूगल में सर्च करने का फ़ायदा, जानना चाहते हो आप क्या है फ़ायदा? जैसे आप डालोगे ना भगवती सिंह कौन है, तो पहली बात वो आएगा क्या, समाजवादी पार्टी। अब उसे 4 लाइन आएगा और न्यूज़, कि उसका बेटा का नाम, वो कहाँ रहता कब है, पैदा हुआ, कब कहाँ पैदा पैदा हुआ। हुआ, कब मरा, अब कहाँ देखो, मरा। अब वो एक अलग बात है कि ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये आपको याद रहने वाला नहीं है। समझ रहे हो सकता है समाजवादी पार्टी के लीडर ने थप्पड़ मार दिया किसी को, कोई हॉट न्यूज़ एकदम ऐसा, मतलब कड़क न्यूज़ दिख गया। अब मुझे बताओ कि इतनी चीज़ों के साथ, वैसे भी इन लोग का क्या है ना, एक बार यूट्यूब में चले गए ना या कहीं चले गए ना, गूगल पे सर्च कर लिया किसी को, अब तो अगला 20 मिनट तक उसी के बारे में पढ़ने वाला है। अब ये कुछ तड़क भड़क काम कर दियो कि भगवती सिंह ने अनुराधा सिंह एमएलए को थप्पड़ मारा, अब लो, अब तुम भूलोगे इसको। अब तुम भले यूट्यूब को ये वीडियो देखो या ना देखो, एक बात तो याद हो गया, भगवती सिंह भाई 30 मार खान आदमी था, बराबर कि नहीं? बोलो यस और नो, बोलो। लेकिन आप बताओ कि आपको इसके तड़क भड़क विचार से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन अब आपको भगवती सिंह जो है ये याद रहेगा आपको, क्योंकि इसने अनुराधा को थप्पड़ मारा था, एक एमएलए थी, मारा था। अब ऐसा कुछ रियलिटी नहीं है, हाँ, लाइव लेक्चर है तो ऐसा कुछ किया नहीं था इन्होंने, लेकिन याद इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगा ना। समझ में याद बात क्लियर है कि नहीं, कि आपको, अब कुछ लोग याद करने के लिए ऐसे भी याद करते हैं कि समाजवादी पार्टी के समाज के सेवा थे, ठीक है, समाज सेवी थे भगवती सिंह, भगवान को प्यारे हो गए हैं जी, ठीक। तो आई होप समझ में आया आपको, यस और नो। फेस्टिवल से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो आई होप सब लोग को क्लियर हो गया, यस और नो। हाँ जी, तो ये पूरा आप करेंगे आप लोग। चलो मैं इस बार
अब आप लोगों को PDF ओपन कर दूं एक बार गो सर थ्रू। एक ये अभी अप्रैल का है, मार्च का भी भेज दो ना, सेम ऐसे ही। मार्च का भेज चुका हूँ ना मैं। नहीं शायद से मैं वो टाइम पे था नहीं ग्रुप में, आई थिंक। अच्छा रुको, तो होल्ड करो, मैं भेजता हूँ, 1 सेकेंड। मार्च का ऑलरेडी भेज चुका हूँ मैं। कहाँ गया लाइव लेक्चर GK। ये रहा तुम्हारा, ये रहा, देखो आ गया होगा। ठीक है, मार्च फुल मंथ का कंपेरिजन। मैं सोचता हूँ कि मैं डेली भेजूँ आप लोगों को, जैसे मैं पहले भेजता था, बट मेरे पास इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं आपको डेली नहीं सर, भेजूँ। डेली से अच्छा मंथली, मतलब हाँ मतलब, अगर रोज 2 पेज पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ तो इसको, लेकिन एक बात बता देता हूँ कि 7 से 8 बार पढ़ना है आपको। कितनी बार पढ़ना है? 7 to 8 टाइम्स। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस, यस और नो? 7 से 8 बार पढ़ोगे तभी याद होगा, एक बार 2 बार पढ़ने से नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। सर सुनो ना, बोलो। आप जो एनडीए का लेक्चर लेते हो वो डेली होता है, फिर वो भी ऑल्टरनेट डेज पे होता है? MWF में होता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को होता है ND का लेक्चर। ठीक है, सर आरसी के लिए कुछ सजेशन दो ना। अभी फ्राइडे को आने वाला है ना लेक्चर। अच्छा, तो फ्राइडे को वापस होगा इंग्लिश? हाँ, डिस्कशन ओके कर लें। ठीक है, चलो। ठीक है ना, चलो बाय। So we have covered the important current affairs of April month. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can join the Telegram channel GK by Ravi Ranjan sir. GK by Ravi Ranjan sir. You will get the PDF of the course topics which we have discussed today. So, and press the bell icon. The same must like and share with your friends as well, so that you can get the maximum benefit of it. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you. Every single day